हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सेजी कंप्यूटर्स। और आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। हम बातें कर रहे थे लगातार गांधी ईरा की, और आज गांधी ईरा खत्म हो जाएगा। 1947 का समय हम देखेंगे, और यहाँ पर हमारा जो देश है भारत वो आजाद हो जाएगा। तो क्या क्या देखेंगे आज की क्लास में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट, अंतरिम सरकार का जो गठन होता है उनकी हम बातें करेंगे, जो होता है 1946 को। फिर माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान 1947 का, और 1947 में ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम बात करेंगे। ये तीन टॉपिक आपके अंतर्गत देखने को मिलेगी, और इसके बाद गांधी एरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उसके पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं पिछले क्लास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में कुछ कुछ बातें हमने किए थे। जैसे कि वेवेल योजना क्या था, वेवेल योजना 1945 का वेवेल योजना हमने देखे थे। फिर दूसरा हमने बात की थी शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन देखे थे भाई साहब। ये भी हुआ था 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह देखे थे। ये हुआ था 1946 को। और कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन, इसकी हम चर्चा किए थे 1946 के समय। तो ये चार पॉइंट हमने देखे थे, चार बातें किए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, वेवेल योजना के अंतर्गत लॉर्ड वेवेल साहब ने क्या किया था, एक इस योजना के तहत, इस वेवेल योजना के तहत अपने जो वायसराय है, वायसराय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया था, इनका विस्तार करने की बात कही थी। जहां पर वायसराय प्लस जो सेनापति है उनको छोड़कर जितने भी, टोटल कितने होंगे, 14 होंगे, और उनमें से दो को माइनस करके, दो को छोड़कर जितने भी 12 सदस्य इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में होंगे, वो सभी क्या होंगे, वो भाई साहब वो भारतीय होंगे। ठीक है, सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे, ऐसी बात कही गई थी वेवेल योजना में। और इसी वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, वेवेल योजना पर क्या करने के लिए, पर विचार विमर्श करने के लिए क्या किया गया था, शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। और इस शिमला सम्मेलन में ये जो बातें रखी गई, जितने भी वेवेल योजना में जो भी बातें हैं वो रखी गई। लेकिन इनमें से जिन्ना साहब का कहना है कि देखिए, वेवेल योजना में एक और बात कही गई थी कि भारतीय होंगे, और भारतीय में हिंदू भी होंगे, ठीक है, हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे। और हिंदू मुसलमान का जो पद होगा वो बराबर दिया जाएगा दोनों को, ऐसा कहा गया है। लेकिन जिन्ना साहब बोलते हैं जहां मुस्लिम मुस्लिम को जहां पद दे रहे हैं, तो मुस्लिम वर्ग के पद मुस्लिम लीग को ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य को ही इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बिठाना चाहिए, ऐसी बात कही गई थी जिन्ना साहब ने। और इसी कारण से ये शिमला समझौता क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी शाही नौसेना विद्रोह। और शाही नौसेना विद्रोह क्या था कि यहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे,
भारतीय सैनिक, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था ब्रिटिश सैनिक में भारतीय सैनिक थे, और भारतीय सैनिकों का भेदभाव हो रहा था, और भेदभाव रंग भेद हो रहा था, पौष्टिक भोजन प्रॉपर नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण से इन्होंने शाही नौसेना ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। शाही नौसेना के भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, जिसके चलते आपने देखे कि इनके जो शाही जहाज जो है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसी बातें कही गई थी, और बाद में कार्रवाई करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। बाद में कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस शाही नौसेना के विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, उनको शांत कर दिया था एक तरह से। तो ये हुआ था 1946 में। 1946 की ही बात है कैबिनेट मिशन। 1946 की बात है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या था, भारत आया था, ठीक है, और भारत में 3 व्यक्ति आए थे, ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, आप जानते हैं, पैथिक लॉरेंस, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर आए थे। पैथिक लॉरेंस यहाँ का अध्यक्ष था, और जब भारत आया तो भारत पर इन्होंने 2-3 महीने गुजारे, देखे, ठीक है, मुआयना किया इस जगह का, और बाद में ये डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ मैंने कहा था कि कांग्रेस का कुछ अलग चल रहा है, मुस्लिम लीग का कुछ अलग चल रहा है, और देशी रियासत का भी अलग चल रहा है। कांग्रेस जहां पर आजादी चाहती है, वहीं मुस्लिम लीग बंटवारे की बात कर रहे हैं, और देशी रियासत न आजादी चाह रही है, नहीं बंटवारे चाह रहे हैं, उनको कुछ अलग ही दिया जाए, ठीक है, उनको अलग ही, हमें कुछ अलग ही दे दिया जाए, उनका अलग चाह रहा है। और कैबिनेट मिशन की इस सिफारिश से बहुत सारी बातें की गई थी। बाद में 2-3 महीने उन्होंने क्या किया, मुआयना किया, और बाद में 2 सिफारिशें लाई गई थी, और सिफारिशों के अंतर्गत इन्होंने कहा था, पहली बातें, कि जो मुस्लिम लीग की मांग है, पाकिस्तान की मांग है, या नए राष्ट्र की मांग है, उनको क्या किया गया था, खारिज कर दिया गया था। क्योंकि जो कैबिनेट मिशन है, उनका कहना है कि भाई साहब, भारत के हर वो क्षेत्र में, हर वो राज्य में, छोटे छोटे प्रांतों में, हर क्षेत्र में मुसलमान है, किस किस मुसलमान को आप लाएंगे, और किस किस स्थान को हम क्या करें, हम उसको विभाजन करें, क्योंकि पूरे मुसलमान हिंदुस्तान भरे पड़े हैं। तो इसी कारण से मुस्लिम लीग की जो मांग थी, बंटवारे की मांग, उसको क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। बाद में दूसरी बात ये कही कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, जो कि 11 ब्रिटिश राज थे, ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उस 11 ब्रिटिश प्रांत प्लस देशी रियासतों को मिलाकर हम अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी। लेकिन देशी रियासत इनमें शामिल होना नहीं चाहता था, तो ये भी फेल हो गया था, ठीक है। और बाद में जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में 1948 में देशी रियासतों का संविलियन भारत में हो गया है, भारत संघ में देखने को मिला। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि यहाँ पर 3 प्रांतों में विभाजन किया जाएगा भारत को। एक प्रांत ऐसा होगा जो हिंदू, और ठीक है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहते हैं, तो वो 6 प्रांत होंगे। 6 ऐसे प्रांत जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा, 3 ऐसे प्रांत जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा, और 2 ऐसे प्रांत जो हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उनकी चर्चा की गई थी। और मैंने बताया था कौन कौन से जो 11 प्रांत हैं, उनमें से 6 प्रांत हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, कौन सा 3 प्रांत जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और कौन सा 2 प्रांत जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर क्षेत्र में डिवाइड होगा। और बाद में चौथी बातें मैंने ये की थी कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन होगा, और संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें से
जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के होंगे और साथ ही साथ 91, ठीक है, 91 जो है, सॉरी 93 कौन होंगे, आपके देसी रियासत। 93 जो है देसी रियासत के होंगे, 296 आपके ब्रिटिश प्रांत के होंगे, टोटल 289 होना चाहिए संविधान सभा के सदस्य। और संविधान सभा के सदस्य का क्या होगा भाई साहब, उनका चुनाव किया जाएगा। और चुनाव इस प्रकार से किया जाएगा कि 10 लाख जनसंख्या में से कोई एक व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरी बातें हमने कही थी पिछले क्लास में, तो थोड़ा से रिवीजन बनता है, तो हमने ये देख लिए। आज की क्लास में हम बातें करेंगे किसकी भाई साहब, ये तीनों की बात है, ठीक है। अंतरिम सरकार की गठन, माउंटबेटन योजना, भारत भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अंतरिम सरकार की गठन से, लेकिन उसके पहले, अंतरिम सरकार की गठन के पहले कुछ और चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन में क्या किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 में मैंने क्या कहा, क्या किया गया था, इनमें कहा गया कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा का गठन होगा। क्या होगा भाई साहब, संविधान सभा का गठन होगा। और संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या कितने होंगे, 389। और 389 में जो ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, 296 ब्रिटिश प्रांत के होंगे, 296 किसके होंगे, ब्रिटिश प्रांत से। और आपको देखने को मिलेगा 93, मैंने कहा देसी रियासत, देसी रियासत, ठीक है। ये बात हुई थी, कैबिनेट मिशन ने कहा था। जो संविधान सभा का बाद में आपको देखने को मिलता है चुनाव होता है, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का क्या होता है, चुनाव देखने को मिलता है। और संविधान सभा के चुनाव के अंतर्गत, चुनाव कहाँ होंगे, आपके ब्रिटिश प्रांत में। और ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य, 290 सदस्य क्या होंगे, चुन के आएंगे। और 290 सदस्य में जब ये चुनाव होते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इनमें से 208 सदस्य, 208 सीटें, 208 सीटें किसको प्राप्त होती है भाई साहब, 208 सीटें कांग्रेस जीत जाता है, कांग्रेस को प्राप्त होती है। वहीं पर 73 सीटें आपको किसको देखने को मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त होती है। वहीं पर जो बच गए 15 सीटें तो भारत के ब्रिटिश प्रांत के अन्य जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, ठीक है, अन्य लोग आते हैं, ठीक है। तो वो है आपकी संविधान सभा का चुनाव, ठीक है। संविधान सभा का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। चलिए, संविधान सभा के चुनाव के बाद आपको देखने को मिलता है अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, सरकार का गठन। कि मैंने कहा था कि कैबिनेट मिशन में ये बातें हुई थी कि संविधान सभा क्या करेगा, संविधान सभा क्या करेगा, संविधान बनाएगी, ठीक है। संविधान सभा क्या करेगा, ठीक है, संविधान बनाएगी, बहुत सारी समिति, संविधान सभा की बहुत सारी समिति होंगे, वो संविधान बनाएगा। लेकिन संविधान बनने तक, भाई संविधान बनने तक भारत को कैसे चलाएंगी,
अरे भाई साहब, भारत को कैसे चलाएंगे? तो भारत को चलाने के लिए एक सरकार की गठन होनी चाहिए, और वो सरकार क्या था? अंतरिम सरकार। ठीक है, तो अंतरिम सरकार की गठन देखने को मिली। अब जैसे ही अंतरिम सरकार के गठन की बात सुनते ही, ठीक है, मैंने क्या कहा? अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की गठन होगी 1947 में। ठीक है, और 1947 में, सॉरी 1946 में, 1946 में जब अंतरिम सरकार की गठन होगी, और इसका क्या किया गया भाई साहब? इसका विरोध किया गया। अंतरिम सरकार के गठन का क्या किया गया? विरोध जताया गया। और विरोध किसके द्वारा जताया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम मैंने क्या कहा? मुस्लिम लीग द्वारा इनका क्या किया गया? अंतरिम सरकार के गठन का विरोध जताया गया। और मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया था? सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। इसी समय सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। ये भी आपको याद रखिए, 1946 में इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। और सीधी कार्यवाही दिवस क्या है? यहाँ पर अंतरिम सरकार के गठन का विरोध किया गया था, क्योंकि ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का कारण क्या है? कारण ये है कि ये अंतरिम सरकार के गठन से पहले ये क्या चाहते हैं? बंटवारा चाहते हैं। बंटवारा चाहते हैं, विभाजन चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, और इसके तहत बहुत सारे दंगे हो गए, दंगे देखने को मिले। ठीक है, भारत के विभिन्न स्थानों में दंगे देखने को मिले। ठीक है, हिंसा देखने को मिला, और दंगे में जो है बहुत सारे हिंसा देखने को मिली, और इसी हिंसा को रोका गया था। रोका किसने था भाई साहब? गांधी जी द्वारा। गांधी जी इसी हिंसा को रोकने में कामयाब रहा, शांत करने में कामयाब रहा। और गांधी जी को इसी समय, याद रखें, गांधी जी को इसी समय उपाधि से नवाजा जाता है। ठीक है, और उपाधि क्या है भाई साहब? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने का मतलब है कि एक अकेला आदमी वो जो है बाउंड्री की तरह इसको क्या किया? इस झगड़े को, इस हिंसा को शांत कर दिया। बोलते हैं वन मैन आर्मी, वन मैन फोर्स बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार गांधी जी को एक उपाधि दी गई, वन मैन बाउंड्री फोर्स की। इसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा दी गई भाई साहब? अंग्रेजों द्वारा। क्यों? क्यों? इस दंगे को उन्होंने अकेले शांत कर दिया था। ठीक है, और इसी कारण इनको क्या किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। तो सीधी कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था, और बंटवारा चाहते थे मुस्लिम लीग, और बंटवारा नहीं मिल रहा था, नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन भी इनकी बातों को नकार दिया गया था। ठीक है, और इसके विरोध में ये मनाया गया था। और इसी समय एक इन्होंने नारा दिया था। इसी समय इन्होंने क्या किया था भाई साहब? इन्होंने नारा दिया था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। लड़कर लेंगे लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, क्या नारा दिया था? लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा इनको देखने को मिला था। चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। अंतरिम सरकार का गठन, का गठन 1946। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने क्या कहा? अंतिम सरकार के गठन के चलते मुस्लिम लीग का विरोध हुआ था, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और सीधी कार्यवाही दिवस का कारण था कि वो उनको बंटवारा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से जिसके कारण से दंगे हो जाते हैं, हिंसा फैल जाता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। और इस दंगे को रोका किसके द्वारा जाता है भाई साहब? गांधी जी द्वारा।
और गांधी जी को इसी कारण से इनको उपाधि से नवाजा जाता है अंग्रेजों द्वारा। और उपाधि क्या है? वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि से क्या किया जाता है? ठीक है, उपाधि दिया जाता है। और साथ ही साथ सीधी कार्यवाही दिवस के समय मैंने क्या कहा, एक नारा दिया था मुस्लिम लीग द्वारा, और वो क्या है? लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब देखिए, अंतरिम सरकार के अंतर्गत आपको देखने को मिली थी अंतरिम सरकार 1946 के अंतरिम सरकार में कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको आप जो है लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस समय वायसराय। वायसराय वायसराय कौन है भाई? लॉर्ड वेवेल। अंतरिम सरकार की गठन के समय अगर आपसे पूछा जाता है कि वायसराय कौन थे, तो वो है लॉर्ड वेवेल। इनकी दूसरी बात ये है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष, तो कांग्रेस अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को ये कहा गया था कि भाई साहब आप क्या करिए, आप क्या करिए, अंतरिम सरकार की गठन करें। इनको क्या दिया गया था? ठीक है, अंतरिम सरकार गठन का निमंत्रण। अंतरिम सरकार के गठन का आमंत्रण दिया था। ठीक है, इनको कहा गया था कि भाई साहब अब आप स्वेच्छा से अंतरिम सरकार की गठन कर सकते हैं। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किस किस व्यक्ति को क्या क्या पोस्ट देनी है वो आप जो है क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 सितंबर, याद रखिए 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का क्या किया? गठन किया गया। और इस अंतरिम सरकार के गठन के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा 3 मुस्लिम भी थे, 3 मुस्लिम सदस्य भी देखने को मिला था। इस अंतरिम सरकार में 3 मुस्लिम सदस्य भी थे, लेकिन याद रखिए ये मुस्लिम लीग से नहीं थे। मुस्लिम लीग से नहीं थे भाई साहब। ठीक है, मुस्लिम लीग से नहीं थे अंतरिम सरकार, क्योंकि इन्होंने तो सीधी कार्यवाही दिवस अपनाई थी। उन्होंने इस अंतरिम सरकार का विरोध किया गया था, तो मुस्लिम लीग से आना तो संभव नहीं था। बाद में जब अंतरिम सरकार का गठन अंतिम पड़ाव पर था, लास्ट में, ठीक है, तो अंतरिम सरकार में आपको देखने को मिला कि 5 सदस्य मुस्लिम लीग से भी आ जाते हैं। 5 सदस्य किससे आ जाते हैं? मुस्लिम लीग से जुड़ जाते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस अंतरिम सरकार में जो 5 सदस्य होते हैं वो मुस्लिम लीग के सदस्य इस अंतरिम सरकार में जुड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए कहा जाता है कि इनमें जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सरकार में भागीदारी है। ठीक है, इनका मतलब सरकार में भागीदारी ना होना, भागीदारी न होना, बल्कि इनकी कूटनीति थी। बल्कि इन्होंने क्या कहा, बल्कि इनका इनका मकसद क्या था, बल्कि उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था कि बंटवारा ही उद्देश्य था। ठीक है, बंटवारा ही उद्देश्य था। ठीक है, विभाजन ही उद्देश्य था। इनको यहाँ पर जाके बोलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार में बोलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अपने उद्देश्यों को रखने का मौका मिल जाएगा कि अब भी हमें क्या चाहिए, अब भी हमें क्या चाहिए, बंटवारा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए भाई साहब, अब भी हमें बंटवारा चाहिए।
चलिए 2 सितंबर की बात आ गई। और आप जानते हैं 9 सितंबर सॉरी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संदीप सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, संविधान सभा। इसी समय संविधान सभा की पहली बैठक देखने को मिली थी। और संविधान सभा की पहली बैठक का स्थान क्या था? वो था दिल्ली। और इस समय जो अस्थाई नेता, ठीक है, अस्थाई कहने का अध्यक्ष, अस्थाई रूप से अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? श्री सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक जो दिल्ली में हुई थी, वहां पर उनको सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष। वहीं पर 11 दिसंबर 1946 को देखने को मिला था कि इस समय संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 2 दिन बाद जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक, और इस दूसरी बैठक का स्थान भी वही था, दिल्ली। और दूसरी बैठक में स्थायी और जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में इसका नाम सामने आता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है भाई साहब? स्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप संविधान में भी पढ़ेंगे। संविधान में आपको देखने को मिलेगा, संविधान के स्टार्टिंग जो समय है, ठीक है, जहाँ संविधान सभा का चुनाव होता है, संविधान सभा के गठन होते हैं, संविधान सभा की बैठकें होती हैं, संविधान बनता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बन के तैयार होता है। तो वो ये जो चीजें हैं वो संविधान के टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो इससे हम ज्यादा बात नहीं करें, ये संविधान के पोर्शन में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंतरिम जो सरकार बैठी थी, अंतरिम मंत्रिमंडल जो बैठा था, उनमें किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा पोस्ट मिला था, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार या मंत्रिमंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट में था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस प्रकार से ले चलते हैं। सबसे फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू साहब को क्या पोस्ट दिया गया था, ठीक, कौन सा विभाग दिया गया था? तो आप याद रखिए, एक तो कार्यकारिणी परिषद का कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, उपाध्यक्ष। साथ ही साथ राष्ट्रमंडल संबंधी कार्य, राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले इनको दिया गया था भाई, इनको दिया गया था। और ये अब जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, पहली बात है।
दूसरी बातें हम करेंगे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या पोस्ट मिलता है भाई? गृह विभाग, गृह सूचना गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, प्रसारण विभाग। तीसरी बातें करूं तो बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, और बलदेव सिंह जी को कौन सा विभाग मिला था? रक्षा विभाग इनको दिया गया था। वहीं पर अगर हम चौथे नंबर की बातें करें तो जॉन मथाई साहब, जॉन मथाई, और जॉन मथाई को मिला था आपका उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। वहीं पर पांचवें नंबर की हम बात करें तो पांचवें नंबर में आपको देखने को मिलेगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी साहब। और सी राजगोपालाचारी साहब को क्या मिला था? शिक्षा एवं कला विभाग। उनको मिला था शिक्षा एवं कला विभाग। वहीं पर छठे नंबर यहीं पर लिख लेते हैं, सी एच भाभा, सी एच भाभा, और सी एच भाभा साहब को मिला था कार्य खनन, ऊर्जा एवं बंदरगाह विभाग, बंदरगाह विभाग। ठीक है, ये छठे नंबर के। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सातवें नंबर में क्या देखने को मिलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, खाद्य एवं कृषि विभाग। आठवें नंबर पर आशफ अली और आशफ अली जी को मिलने वाले थे रेलवे एवं परिवहन विभाग। वहीं पर नौवें नंबर की बात भी कर लेते हैं। जग जगजीवन जगजीवन राम, श्रम विभाग इनको दिया गया था। दसवें नंबर की बात करें तो दसवें नंबर में लियाकत अली और लियाकत अली साहब को मिला था वित्त विभाग। ग्यारहवें नंबर में बात करें तो आई चुंदीगर साहब, और इनको दिया गया था वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग। फिर 12वें नंबर की भी बात कर लेते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल, जिनको दिया गया था विधि विभाग।
विधि विभाग। 13वें नंबर पर बात करें तो जगाफर अली खान। जगाफर अली खान स्वास्थ्य विभाग। 14वें नंबर पर हम बात करें तो वो है अब्दुल रब निस्तर, और अब्दुल रब निस्तर को दिया गया था डाक एवं वायु विभाग। इनमें से जो 10, 11, 12, 13, 14 जो 5 जो मंत्री आएंगे, ठीक है, ये जो 5 आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या कहा, इनमें से जो 10, 11, 12 और 13 ये जो 5 मंत्री आएंगे, ये 5 मंत्री कहाँ के थे भाई? ये 5 मंत्री मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। कहाँ थे? याद रखिए, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14 लियाकत अली, आया चंडीगढ़, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजाफर अली खां और अब्दुल रब निस्तर, ये 5 जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो बाद में जुड़े थे। तो याद रखिए, ये अंतरिम सरकार या अंतरिम मंडलवन का जो गठन हुआ था, उनमें ये चीज आपको याद रखिए। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन आते हैं भाई, याद रखिए। कभी कभी ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर दिया जाता है। एक तरफ मंत्री का नाम रहेगा, दूसरी तरफ उनकी पोस्ट का नाम रहेगा, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के संबंध में क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिम सरकार के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए, और दिया जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन सी 3, 4, 5 सही है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अंतरिम सरकार के गठन के बारे में। चलिए, तो ये जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अंतरिम सरकार, वो हो गया। आगे हम देखने वाले हैं माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान। तो ये क्या है भाई, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 1946 में आपको देखने को मिलेगा, 1946 को 1946 में क्या हुआ था, ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। ब्रिटेन में क्या हुआ था, आम चुनाव हुए थे, ठीक है। और ब्रिटेन में आम चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी यहां पर हार जाती है। पहले क्या था, पहले इनका शासन था, पहले शासन था इनका भारत में, ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय किसकी पार्टी चली थी, कंजर्वेटिव पार्टी। दूसरी तरफ लेबर पार्टी, ठीक है, और लेबर पार्टी यहां पर इस चुनाव में जीत जाते हैं। इस लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन है, क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली साहब यहाँ के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्लीमेंट एटली साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये जीत गए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जब परिस्थिति स्थिति अच्छी होगी, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम किसको, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री एटी ने क्या किया था, एक घोषणा किया था, ठीक है। और वो घोषणा क्या था, 20 फरवरी 1947, और इस दिन ये इटली साहब ने क्या किया, घोषणा किया। और घोषणा क्या किया भाई साहब, घोषणा ये किया कि भारत को, ठीक है, भारत को जून 1948 के पहले स्वतंत्र कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, आजादी दे देंगे। मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब ने यह निर्णय लिया, ये घोषणा किया 20 फरवरी 1947 को। और घोषणा में ये क्या कहते हैं कि भारत को जून 1948 के पहले हम क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। और आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को ही भारत आजाद हो जाता है। साथ ही साथ इसके लिए क्या होनी चाहिए, इसके लिए बेबेल के स्थान पर, लॉर्ड बेबेल के स्थान पर उन्होंने भारत का नया वायसराय बनाया, ठीक है, और वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। बेबेल के स्थान पर, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया, वायसराय बनाया, ठीक है, बना के भेजा। और लॉर्ड माउंटबेटन का मात्र एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य, लॉर्ड माउंटबेटन का एक ही उद्देश्य यह था कि भारत को आजादी देना, भारत को स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना। और भारत को स्वतंत्र करने के लिए ही, ठीक है, ये जो योजना बनाएंगे, ठीक, हम देखेंगे भारत को स्वतंत्र करने के लिए ही लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया गया था भाई साहब, ठीक है, लाया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप जानते हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, ये भारत का अंतिम वायसराय है, ठीक है, भारत का अंतिम क्या है भाई साहब, वायसराय है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो वायसराय, दोनों मिलता है, ठीक है। भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो हम बोल सकते हैं इसको भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय। साथ ही साथ इनके बारे में कहा जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करनी है, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया जो है क्या बनाया गया था, ठीक है, वायसराय बनाया गया था। और यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन क्या करेंगे, एक योजना लाएंगे, और इसी योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। कौन सा, माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। हम बात करेंगे किसकी, माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान, या जिसे कहा जाता है 3 जून योजना। इसको कहा जाता है क्या, दूसरा नाम से पुकारा जाता है इसको 3 जून योजना। और क्योंकि ये कब हुआ था भाई साहब, 3 जून 1947 को ये योजना देखने को मिली थी, ठीक है। चलिए, तो इस योजना के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन जो है 5 मिनट मुझे ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान की बात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीजें कुछ देखने को मिलेगी। माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत मैंने क्या कहा, माउंटबेटन साहब को वायसराय बनाया गया था। ठीक है, और इनका उद्देश्य था कि भारत को आजाद करना। लेकिन जहां पर आप जानते हैं लगातार, ठीक है, मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, इनका उद्देश्य क्या था, भारत को आजादी देना, भारत को स्वतंत्र करना। लेकिन एक तरफ अगर मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग क्या है, छोड़ ही नहीं दी थी अपनी बंटवारे की बात। वो क्या चाहती है, बंटवारा चाहते हैं, बंटवारा चाहते थे। और इसी कारण से लगातार ये चल रहा था कि भाई साहब उनको बंटवारा दे दिया जाए। ठीक है, बंटवारा दे दिया जाए। गांधी जी इस बंटवारे को लेकर बहुत दुखी थे और गांधी जी ये कहते थे, मैं स्टेटमेंट इनका बोलता हूं। ठीक है, गांधी जी ये कहते थे कि भाई साहब अगर पूरा हिंदुस्तान भी आग की लपटों में सिमट जाएगा, पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा, तब भी मेरा मन ये नहीं कहेगा कि मैं इस बंटवारे की तरफ जाऊं। मैं कभी भी भारत का बंटवारा नहीं चाहता। अगर पूरा हिंदुस्तान आग की लपटों में समा जाएगा, पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा, फिर भी से मैं इस बंटवारे के पक्ष में नहीं रहूंगा। मुस्लिम लीग के जो जिन्ना साहब है, वो हमेशा हमेशा बंटवारे 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 की बात इतना जिद से अड़ गए, इतना अड़ गए कि अंतिम समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों लगभग राजी हो जाते हैं। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल इतना बौखला जाते हैं इस बंटवारे के नाम को लेकर, इतना बौखला जाते हैं कि उन्होंने कह भी दिया कि यदि जिन्ना नहीं चाहेगा भी, यदि मुस्लिम लीग चाहेगा भी नहीं कि हम बंटवारा नहीं लेंगे, तो भी हम उनको बंटवारा दे देंगे। तभी उनको हम जो है हम बंटवारा हम चाहते हैं, मुस्लिम लीग चाहे चाहे ना चाहे। गुस्से में मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर जिन्ना अगर मुस्लिम लीग, ठीक है, नहीं भी चाहते बंटवारा, तो हम उससे छुटकारा चाहते हैं, हम उससे बंटवारा चाहते हैं। ठीक है, और बाद में देखा जाता है कि बाद में ये बंटवारे की बात सुन सुनकर सभी जो है बाद में पक्ष में हो जाते हैं, बंटवारे के पक्ष में। अंतिम समय में एकदम लास्ट एंड में गांधी जी भी और जो है भले दुखी मन से हो क्यों ना, गांधी जी इस बंटवारे की पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं, इस बंटवारे को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब इन्होंने क्या क्या इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना में क्या देखने को मिला, क्या क्या बातें हुई थी। इसमें बातें हुई थी कि विभाजन की दशा में विभाजन होगा। इनमें क्या किया गया था, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन होगा। ठीक है, पाकिस्तान का विभाजन होगा होगा पहली बातें। दूसरी बातें इन्होंने कही कि विभाजन की दशा में, ठीक है, दो अधिराज्य या फिर दो डोमिनियन स्टेट, डोमिनियनों एवं दो संविधान सभा का निर्माण होगा, एवं दो संविधान सभा का क्या होगा, सभा का निर्माण होगा। और एक संविधान सभा जो है भारत की आजादी को देखेगा और दूसरा के संविधान सभा पाकिस्तान की चीजों को देखेगा। उत्तर जो उत्तर उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है, सीमांत प्रांत एवं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत एवं असम प्रांत, इन दोनों प्रांत के व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाएगा। इन दोनों प्रांत के व्यक्ति को क्या किया गया है, इन व्यक्ति पर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जनमत होगा और जनमत के आधार पर वो जो व्यक्ति होगा, वो क्या वो भारत में रहना चाहता है या फिर पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो खुद डिसाइड करे। मैंने क्या कहा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम प्रांत में क्या होगा, जनमत होगा और इस जनमत के आधार पर वहां के लोग वो खुद डिसाइड करेंगे
कि वो भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अपना वोट पाकिस्तान में डालें या भारत में डालें। ठीक है, तो जनमत होगा। ठीक है, जनता का मत होगा। ठीक है, चलिए और क्या बातें हुई थी। ठीक है, यहाँ पर सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। तो विभाजन विभाजन के गतिरोध गतिरोध को दूर करने हेतु दूर करने हेतु क्या करेंगे, सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। सीमा आयोग का क्या करेगा, गठन किया जाएगा। और सीमा आयोग उन दोनों की, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, सीमा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ये बात देखने को, और इस प्रकार से माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन ये इस योजना की पूरी तरह से क्या करना है, संसद में पारित करना है। ये योजना लाया गया था, तो भाई साहब संसद में इनको बात जो है पारित करना जरूरी है। ठीक है, ब्रिटिश संसद में पारित करना जरूरी है, और उसके तहत आपको इंडिया इंडिया जो है इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आपको भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बन जाएंगे। ठीक है, और उसी को अभी देखने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। एक तो पहली बात है, ठीक है, मैं यहाँ पर देख मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि 18 जुलाई सन 1947, 18 जुलाई सन 1947, और 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, क्या किया गया था, माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या किया भाई साहब, पारित कर दिया गया है, पूरी तरह से इसको पारित कर दिया। ठीक है, चलिए जुलाई में और अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आपको इसमें इस योजना के स्वतंत्र अधिनियम की क्या क्या बातें हैं कि 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947, और इस 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र में बंट जाएंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, नामक दो नए राष्ट्र होंगे। ठीक है, ये पहली बातें हैं। इस स्वतंत्रता अधिनियम की दूसरी बातें क्या है भाई साहब, इनकी दूसरी बातें हैं कि प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड करेगी, इंग्लैंड की सरकार करेगी, इंग्लैंड की सम्राट करेगी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। इंग्लैंड का क्या करेगा, इंग्लैंड का सम्राट करेगा, ऐसी बातें कही गई। तीसरी बातें, नए संविधान के निर्माण तक, ठीक है, अभी तो बना नहीं है, नए संविधान के निर्माण तक, ठीक है, दोनों राज्यों का प्रशासन, भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगी।
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगी। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ भारतीय रियासतों को स्वतंत्र दिया जाए। ठीक है, ठीक है, जो देशी रियासत है, देशी रियासत, देशी रियासत जो है, ये इनको छूट है। इनको क्या छूट है भाई, कि ये भारत में रहे या नए राष्ट्र पाकिस्तान में रहे से जुड़े। ठीक है, देशी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि ये भारत में, ठीक है, के साथ मिल रहे या जो पाकिस्तान के मिल के साथ रहे, या ये खुद क्या हो, अपने में स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। ये तीन ऑप्शन इनको दिए गए थे, चाहे भारत में रहे चाहे पाकिस्तान रहे, या खुद अपने आप में एक स्वतंत्र जो है रखकर। ठीक है, चलिए। और 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, उसी समय भारत में क्या हुआ, भारत का भारत का प्रधानमंत्री बना, और भारत का प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को बनाया गया। और वहीं पर पाकिस्तान का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया गया था। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 को ये आजाद होता है, और भारत होता है 15 अगस्त 1947। कहने का मतलब पाक को अलग कर दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को इस घोषणा के अंतर्गत पाकिस्तान को नए राष्ट्र की जो है नए राष्ट्र बनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया था। 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना को नियुक्त किया गया था, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमारा देश आजाद हो जाता है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान जो है दो राष्ट्रों में टूट जाता है। किसके तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, तो ये जो बातें जिसकी हम कर रहे थे इतने दिनों से, ठीक है, इतने दिनों से हम कर रहे थे गांधी युग की बातें, वो आज जाके कहीं ना कहीं क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो हम सभी चीजें यहाँ पर देख लिए भाई साहब, जितना भी हम चाहते हैं इस क्लास में वो हम सभी देख लिए। इसके बातें जो चर्चा होगी ये तो पूरा समाप्त हो गया अब। ठीक है, ये हमें स्वतंत्रता मिल गई। अब इसके बाद जो भी होगी बातें, वो इसके बाद जो छूटा हुआ है, मैंने कहा जो है कुछ कुछ टॉपिक छूटा हूँ, जैसे कि मैंने कहा बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का वायसराय। ये सारी बातें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो छूटा था उसकी हम बातें कर लेंगे। ठीक है, इसको एक्चुअली पहले पढ़ाना था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए फिर हम। चलिए ठीक है, तो आपका गांधी युग यही समाप्त होता है। 1947 का जो दौर है वो समाप्त होता है। हमें आज़ादी मिल गई, और आज़ादी मुझसे आपको भी मिलेगी। कब, कुछ देर बाद। ठीक है, किस समय तक के लिए, एक दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम फिर से पधारेंगे, फिर से बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए, थैंक यू।